नमस्कार, मेरा नाम रागिनी नायक है और आज हम यूथ कांग्रेस के फेसबुक लाइव के प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे इस देश की आधी आबादी की, यानी कि इस देश की महिलाओं की, इस देश की नारियों की, इस देश की बेटियों की। चर्चा का रुख इस तरफ मोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आधी आबादी को उनका पूरा हक क्यों नहीं मिल रहा है। युवा कांग्रेस की एक बहुत ही पुख्ता, बहुत ही सशक्त मुहिम है जो कि चाहती है कि इस देश की महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भागीदारी मिले, और भागीदारी कुछ भी ना मिले, कम से कम 33% मिले। मैं समझती हूं कि हमारे देश में, समाज में महिलाओं की एक परंपरागत छवि रही है। वो कहते हैं ना कि नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। लेकिन 21वीं सदी में वो समय आ गया है कि इस परंपरागत छवि को बदलकर अबला से सबला किया जाए। वो समय आ गया है कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हर मसले और हर मुद्दे को, जिसे ज्यादातर हाशिए पर रख दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है, उसे देश के, समाज की चर्चा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और आधी आबादी के पूरे हक का सपना जो इस देश की महिलाएं 70 साल से देख रही हैं, उसे जल्द से जल्द सच बनाया जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं को इस देश में समानाधिकार मिले, समाज में बराबरी से इज्जत मिले, सम्मान मिले। ऐसा ना हो कि वो भीड़ में चलें तो भी उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर हो और सन्नाटे में भी डर हो। ऐसा ना हो कि वो घर के भीतर भी सुरक्षित ना रहें और घर के बाहर भी सुरक्षित ना रहें। मैं समझती हूं कि 21वीं सदी में अगर महिलाएं ये मांगती हैं कि हमें समानता मिले, हमें सम्मान मिले, हमें सुरक्षा मिले, तो ये बहुत बड़ी मांग नहीं है। और कम से कम एक ऐसी सरकार से तो ये बहुत बड़ी मांग नहीं है जिसने 2014 में बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे और बहुत बड़े बड़े नारे दिए थे। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। और क्या हो रहा है मोदी सरकार के आने के बाद? क्या हालात है महिलाओं के? क्या कह रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े? बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं गिनवा सकती हूं आपको कि हर मिनट में 38 महिलाओं के साथ कोई ना कोई यौन अपराध होता है। मैं बता सकती हूं कि हर मिनट में 20 महिलाएं दहेज के मामले में इस देश में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में प्रताड़ित की जा सकती हैं। मैं बता सकती हूं कि बलात्कार के मामले में 3 अव्वल नंबर के जो प्रदेश हैं वो भाजपा शासित प्रदेश रहे हैं। लेकिन महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की इज्जत जो है वो केवल आंकड़ों का मसला नहीं है और ना ही आंकड़ों का मोहताज बनाना चाहिए। मैं समझती हूं कि समाज की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन समाज चुनकर जिन प्रतिनिधियों को भेजता है, विधानसभा में बिठाता है, संसद में बिठाता है, उनकी और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो जब उन्नाव जैसा कांड होता है इस देश में, जब मंदसौर में बलात्कार होता है, जब कठुआ में आसिफा को उत्पीड़ित किया जाता है मार डालने से पहले, तो मैं समझती हूँ इस देश की रूह कांप जाती है और कहती है कि निर्भया तो बहुत सीख सिखा कर गई थी। जब मैं निर्भया की बात करती हूँ तो मुझे लक्ष्मीबाई पर लिखी हुई एक कविता याद आती है कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको शिक्षा देने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, भारत की दिलेर बेटी वो निर्भया रानी थी। लेकिन क्या सरकार सचमुच सीखी है? निर्भया को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर राजनीतिक सियासी रोटियां सेकने का काम जिस सरकार ने किया, मोदी जी ने जो सुनहरे सपने दिखाए, सपनों की बड़ी में बड़े, वो आज सब खोखले सुन देते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज ये देश त्राहिमाम त्राहिमाम करके कह रहा है कि अगर बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। लोग कह रहे हैं भाजपा से बेटी बचाओ। अरे बलात्कारियों को कालकोठरी में डालने के बजाय संरक्षण देकर साथ खड़ी है ये सरकार। तो मैं समझती हूं कि आज ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिन पर आप भी सवाल पूछना चाहेंगे। आप जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, हमारा क्या पक्ष है, किस तरह से इस निरंकुश सरकार के ऊपर अंकुश लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। मैं चाहती हूं कि आप इस चर्चा के साथ जुड़ें। आप लाइव सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे सामने आ भी रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगले 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दे सकूं। तो हमारा पहला सवाल मैम श्रुति कुमारी से है जी। आज भी महिलाओं को उनकी आबादी के अनुसार
राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण अगर ये है तो सिर्फ एक है, और वो कारण ये है कि इच्छा शक्ति नहीं है सरकार के पास। मंशा और नियत में खोट है। मोदी सरकार ये चाहती नहीं है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। इस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ खड़ी हों और इस देश की बड़ी निर्णय प्रणाली, यानी कि सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो हैं, जो पूरे देश के बारे में बड़े बड़े निर्णय लेती हैं, उसके साथ महिलाएं जुड़ें। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये मानती रही है कि महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से ऐसे मसले हैं जिन्हें महिलाएं बहुत गंभीरता के साथ भी, बहुत संजीदगी के साथ भी और बहुत संवेदनशीलता के साथ भी सुलझा सकती हैं। राजीव जी ने एक सपना देखा था और उस सपने को साकार किया। आज पंचायत में, लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण है और महिलाएं वहां इतना बेहतरीन काम करके दिखा रही हैं कि बहुत सारी जगह तो 50% महिलाएं लोकल बॉडीज में और पंचायत में चुनकर जीत कर आ रही हैं। क्योंकि 33% तो होता ही है, उसके बाद जनरल सीट पर भी कुछ महिलाएं इतना अद्भुत काम करती हैं, इतना मेहनत करती हैं और इतनी जनमुखी राजनीति करती हैं कि वहां से भी जीत कर आती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने लोकल स्तर पर यह करके दिखाया। यूपीए सरकार बनी, हमारे पास संख्या बल नहीं था, गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं। उसके बावजूद राज्यसभा में हमने मार्च 2010 में पारित करके दिखाया विमेन रिजर्वेशन बिल को। लोकसभा में अटक गया। पर आज की सरकार, जिसके पास 282 कमल के फूलों का प्रचंड बहुमत था, कहते थे हमने 282 कमल के फूल खिलाए हैं, क्या कारण है कि वो विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं लेकर आ रहे? कौन रोक रहा है? कैसे हाथ बंधे हैं उनके? कोई भी देश का बड़ा मसला अगर पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में होने के बावजूद कहती है कांग्रेस की राय क्या है बताइए। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, राहुल जी ने अपना मत साफ किया, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी ने न सिर्फ इसके ऊपर आक्रोश रैली निकाली, बल्कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से सवाल पूछे, कहा कि हम आपको समर्थन देंगे, आप इस बिल को पारित करके लाइए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इच्छा शक्ति नहीं है। महिलाओं को दोयम दर्जा देने वाली ये सरकार है। ये लोग समझते हैं कि समाज में महिलाओं का समान रूप से प्रतिनिधित्व होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। और आप देखिए, ये कहने वाले लोग कि महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रहना चाहिए, संस्कृति मंत्री देश के महेश शर्मा कहते थे कि जो रात को महिलाएं बाहर निकलती हैं वो सुसंस्कृत नहीं होती। बलात्कार हो जाता है तो इनके मंत्री कहते हैं कि 3-4 बच्चों की मां के साथ कोई बलात्कार कर सकता है क्या? मोदी जी कहते हैं कि सोनिया गांधी जर्सी गाय हैं। शशि थरूर जी की पत्नी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। अगर आप महिलाओं के बारे में ऐसी मानसिकता रखते हैं, अगर ये आपकी सोच है, तो मैं समझती हूं कि ऐसे व्यक्ति जो सरकार में बैठ गए हैं गलती से, वो कभी नहीं चाहेंगे कि विमेन रिजर्वेशन बिल सच्चाई बने। और जैसा आपने पूछा कि अपनी आबादी के अनुसार, जो कि करीब करीब 49% है देश में, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। पर ये मान लीजिए कि जहाँ चाह वहाँ राह, कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी राह बनाएगी और विमेन रिजर्वेशन बिल को एक यथार्थ का रूप देगी। हमारा अगला सवाल जयश्री मिश्रा से है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो शिक्षा का, जो महिलाओं को नहीं दी जाती। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस पर मैं जयश्री, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा और उसके साथ में जो आपकी टिप्पणी है, मैं समझती हूँ वो भी बहुत उम्दा है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर महिला शिक्षित हो तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। मैं तो कहूँगी अगली पीढ़ी भी शिक्षित होती है, क्योंकि भाषा का संस्कार, नैतिकता का संस्कार, यहाँ तक कि पढ़ाई की शुरुआत बच्चे की घर से ही होती है। उसे घर से ये सारे संस्कार मिलते हैं। और ये भी बात आपकी बहुत सही है कि आज भी समाज में कहीं ना कहीं ये धारणा होती है कि लड़की पराया धन है, यानी कि अगर उसे आप पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, नौकरी भी लगवाएंगे तो वो कहीं ना कहीं ससुराल चली जाएगी, शादी हो जाएगी तो दूसरे के घर में कमाई करेगी। लेकिन अब ये अवधारणा टूटती जा रही है। वो इसलिए टूट रही है क्योंकि ये कहा जाता है कि एजुकेशन इज द बिगेस्ट इमेंसिपेटर।
शिक्षा वो सीढ़ी है जो कि आपको समाज में आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद करती है। ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, आज बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां हैं समाज में, माँ बाप कहते हैं कि ऐसी नौकरी मत करो बेटा जहां रात को तुम्हें घर में देर से वापस आने को मिले, या कैब में अकेली तुम वापस आओ, सुरक्षित नहीं है माहौल, सरकार काम नहीं कर रही है, विफल है, निरस्त है। ऐसे में भी लड़कियां जज्बे के साथ काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए और बताना चाहूंगी जयश्री, कि कांग्रेस पार्टी अभी जिन 3 राज्यों में जीत कर आई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां हमने ये वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हर लड़की को जितनी भी वो शिक्षा चाहेगी, यानी अगर प्राइमरी स्कूल हो, सीनियर सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, सरकार मुफ्त शिक्षा देगी। 1 रुपया भी लड़की को खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो जो लोग ये भी सोचते हैं कि लड़की के ऊपर पैसा खर्च करना हो सकता है हमारे काम ना आए, हमारे बुढ़ापे की लाठी ना बने, उनके लिए भी मैं समझती हूँ एक बड़ा संदेश दिया है कि लड़की को हम मुफ्त में पढ़ाएंगे। तो जो पढ़ेंगी लिखेंगी लड़कियां बेटियां, ये सब जुमला है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहती हूं कि लड़ रही है लड़कियां और पढ़ रही है लड़कियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही है लड़कियां। इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही है लड़कियां। अगला सवाल मन्नू जैन से। भाजपा के नए कानून मुताबिक मुस्लिम महिला को अगर पति 3 तलाक दे तो सजा होगी 3 वर्ष, और अगर हिंदू मर्द अपनी बीवी को बिना बताए तलाक दिए छोड़ जाए, भाग जाए, तो वो राष्ट्रभक्त। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जी, इस दोगलेपन पर आप क्या विचार करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जसोदाबेन की पीड़ा बहुत सारे लोग समझते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी की। बहरहाल दिस वाज ऑन अ लाइटर टोन और लाइटर नोट। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से कहा कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक या तलाक के बिद्दत जो है वो महिलाओं के खिलाफ है। और कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल अगर ये मानता है कि महिलाओं के साथ मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन में, शादी की व्यवस्था में उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, तो वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कभी समर्थन नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी कतई नहीं करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि कानून के नाम पर कागजी शेर ना बनाए जाएं। कानून ऐसा हो जो कि फॉर्मल इक्वालिटी और जस्टिस तो दे, साथ में सब्सटैंटिव इक्वालिटी और जस्टिस भी दे। तो वो कैसे होगा? अब आपने कहा कि क्रिमिनल ऑफेंस बनाते हैं। ज्यादातर मैट्रिमोनी, डाइवोर्स, मेंटेनेंस ये सिविल जुरिस्डिक्शन होता है, क्रिमिनल नहीं होता। चलिए, आपकी बात मान ली, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। अब अगर ये अपराध है तो पति जाएगा जेल। पति जेल गया तो पत्नी का क्या होगा? उसका घर, उसके बच्चों का खाना पीना खर्चा कैसे होगा? उसके लिए इस कानून में लिखा है कि सब्सिस्टेंस दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूछती है कि सब्सिस्टेंस को आपने डिफाइन तो किया नहीं, कोई परिभाषा नहीं दी। तो राजीव जी जो कानून लेके आए थे 1986 में, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, जिसमें कहा गया है सेक्शन 5 में कि मेंटेनेंस दिया जाए ऐसी औरतों को जिनके पति उन्हें छोड़ देते हैं। तो अब ये सब्सिस्टेंस मेंटेनेंस के साथ मिलेगा, या मेंटेनेंस मिलेगा तो सब्सिस्टेंस नहीं मिलेगा, या सब्सिस्टेंस मिलेगा तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, या मेंटेनेंस ज्यादा है तो उसमें से सब्सिस्टेंस घटा के मिलेगा? कुछ नहीं बताया आपने। ये जल्दबाजी में नी जर्क रिएक्शन देते हुए जो कानून बनाए जाते हैं वो फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने बहुत बेहतरीन स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा कि आप ट्रिपल तलाक के कानून के नाम पर केवल एक क्रिमिनल ऑफेंस और एक क्रिमिनल केस पकड़ा रहे हैं महिला के हाथ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अगर एक हिंदू व्यक्ति या क्रिश्चियन व्यक्ति या सिख या पारसी या जैन अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है, जो आपने सवाल पूछा, तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर एक मुसलमान व्यक्ति छोड़ के जाता है तो वो अपराध है। ये केवल इस परिभाषा के अलावा ट्रिपल तलाक का जो कानून आप लेकर आए हैं, या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जिसकी पैरवी कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी कहती है कि एक औरत का हक है कि उसे सब्सिस्टेंस या मेंटेनेंस मिले, उसके बारे में आपको निर्धारित करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा।
आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कैसे चाहते हैं कि वो महिला दोबारा रिहैबिलिटेट हो। बहुत से कारण ऐसे भी होते हैं कि महिला वापस अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं चाहती है। उस मसले में क्या प्रावधान होने चाहिए? तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, अगर और मगर है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसमें सुधार लाने के लिए पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी में इसे भेजा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी, जो कि केवल अपने मन की बात कहते हैं और दूसरे के मन की पीड़ा नहीं समझते, वो कभी भी डिस्कशन, डिबेट, संवाद पार्लियामेंट के भीतर नहीं चाहते। वो उनका वन वे ट्रैफिक चलता है। रेडियो पे मैं अपना देश के नाम संदेश दूंगा, जिसे मानना है माने, ना मानना ना माने, लेकिन संवाद के बिना लोकतंत्र नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी की सिर्फ इतनी डिमांड है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि अलग अलग लोगों के लिए एक ही अपराध में अलग अलग मापदंड नहीं होने चाहिए। मन्नू जी का सवाल, भारत में महिलाओं के लिए 40 से ज्यादा कानून हैं, फिर भी महिलाएं इन कानूनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? देखिए, कानून होना और कानून के इस्तेमाल की जानकारी होना, वो दोनों अलग अलग चीज हैं। मुझे लगता है कि लीगल एजुकेशन हमारे देश में बहुत कम है और उसकी वजह से बहुत बार लीगल एड की बहुत सारी चीजें प्रावधान होते हैं, लीगल सेल बहुत सारे होते हैं, पर महिलाएं उन तक पहुंच नहीं पाती या उनकी जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए भी देश के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका प्रयोग हो नहीं पाता है। और मैं तो कहूंगी कि लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सारे नए कानून आए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जैसे, उसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में महिलाओं को जानकारी है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके बारे में महिलाओं को बहुत जानकारी है। 2005 में हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी चेंज किया था, जिससे कि लड़की को को पार्टनर बनाया था, यानी कि अगर लड़की कोई चाहे तो वो अपनी पुश्तैनी जायदाद में उसको हिस्सा मिल सकता है। इस तरीके के प्रावधान कांग्रेस पार्टी लेती आई है। लेकिन हाँ, मैं आपके सवाल को ज़्यादा एक सुझाव की तरह से लूँगी कि महिलाओं को लीगल एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। इससे उन्हें ये तो पता चलेगा कि उनके अधिकार क्या हैं, और ये भी समझ में आएगा कि अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अगला सवाल, हाउ क्रूशल आर सेक्स एजुकेशन एंड टीचिंग एफर्मेटिव कंसेंट? Where is India as a society about this? So Soumyajit, I think you're asking a very important question. Sex in our country is considered as a taboo. So whenever you want to have a discussion about sex, especially with kids or with your family members, the entire topic is brushed under the carpet. You know, you always have discussion on sex in a very hushed sort of a tone, and usually you don't have public conversations about it. मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि बच्चों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस, बच्चों के खिलाफ ऑफेंसेस जो होते हैं सेक्सुअल, उनके केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। और ये मैं समझती हूँ हमारे समाज के लिए भी एक गंभीर समस्या है कि छोटे से छोटे बच्चियों को भी आज यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। तो ऐसे में मैंने देखा है टेलीविज़न पे भी, पर ये बहुत ही लिमिटेड है कि बच्चों को सिखाया जाए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, किस तरह से सिर्फ आपके पेरेंट्स ही आपको टच कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई गलत तरीके से अप्रोच करता है तो हमें क्या करना चाहिए। शेम, गिल्ट और ह्यूमिली, वी शुड नॉट लिव विद शेम, गिल्ट एंड ह्यूमिलिएशन, एंड वी शुड इमीडिएटली कम आउट इफ एनी सच इंसिडेंट्स हैपन्स टू अस। ये सारी बातें मुझे लगता है बच्चों को इंडिविजुअली घर पर भी बतानी चाहिए, स्कूल में भी कुछ ना कुछ इसके बारे में सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। और अब तो मुझे लगता है हम इस बारे में भी सोच सकते हैं कि इसको एक मैंडेटरी कंपोनेंट बनाया जाए, कि सेक्स एजुकेशन हमारे करिकुलम का हिस्सा बने। अल्थुज़र ने कहा था कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस कहा गया था, उसमें फैमिली, स्कूल, वर्शिप का प्लेस, जो भी चर्च हो, टेम्पल हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि साइकोलॉजिकल
और सोशियोलॉजिकल आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो मुझे लगता है इन सब जगहों पर अगर ये सेक्स एजुकेशन मिलना शुरू हो तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगला सवाल सोफी खान से। मोदी जी महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देने की बात करते हैं, परंतु इसके विपरीत भाजपा और आरएसएस में महिलाओं की संख्या दिखाई भी नहीं देती है। क्या इससे चरितार्थ नहीं होता कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है? देखिए, मोदी सरकार की कथनी और करनी में तो के बीच में बहुत बड़ी खाई है और उसको तो आप पूरा कर ही नहीं सकते। और देखिए, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही ये स्वीकार कर लिया कि वो लगातार जुमले बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई दो राय रह गई। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको भी पता है कि क्या है क्या नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आरएसएस के कभी आजकल आप देखिए टेलीविजन डिबेट्स पे क्या होता है, मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, अगर 6 विंडो हों तो 4 या 5 लोग राइट विंग आइडियोलॉजी के होते हैं। उसमें एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होगा, एक कोई राइटर होगा जो कि उन्हीं की बात करेगा, एक आरएसएस आइडियोलॉग होगा, एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन होगा, और एंकर को भी, ज़्यादातर एंकर्स को भी आप मिला लीजिए। तो अब आरएसएस आइडियोलॉग से मैंने कई बार पूछा कि महिलाएं क्यों नहीं हैं, दलित क्यों नहीं है आरएसएस में, क्यों नहीं कोई सरसंघ चालक कभी महिला बन सकती या कोई दलित बन सकता? उनके पास कभी कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि महिलाओं के अंदर वो क्षमता ही नहीं है। मोहन भागवत जो कि सरसंघ चालक हैं अभी आरएसएस के, उन्होंने अभी कुछ साल में 2013 जून या जुलाई में ये कहा था कि महिला के साथ शादी के बंधन में बंधे रहने का पति को तब तक ही उसका कर्तव्य बनता है जब तक कि उसकी पत्नी उसे सुख दे सके। अब उस सुख की क्या परिभाषा है? आप ट्रिपल तलाक पर तो बिल लेकर आ रहे हैं, कानून लेकर आ रहे हैं अध पका हुआ, और मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं के जो शादी की परंपरा और प्रणाली है उसमें महिला अगर सेवा और सुख ना दे सके तो उसे त्याग देना चाहिए। ये परिकल्पना है। तो अब आप खुद सोच कर देखिए कि ये वो लोग हैं जिनके मुंह में राम है, बगल में छुरी है। ये वो लोग हैं जो कि लगातार बार बार ये दिखा रहे हैं समाज को, कहते हैं कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, और करते क्या हैं? कुलदीप सेंगर के साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ये भाजपा का विधायक है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जो पीड़िता है उसके पिता को ही जेल में बंद करके पीट पीट कर मार डालते हैं। वो बच्ची अपने आप को आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिल रहा है। ये वो लोग हैं जो कठुआ में कहते हैं कि बलात्कारी को बचाने के लिए हम धर्म का इस्तेमाल करेंगे, हम हिंदू मंच बना लेंगे। कभी कोई धर्म किसी बलात्कारी के साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन ये धर्म की आड़ लेकर लगातार महिलाओं के ऊपर प्रहार करने का काम करते हैं। ये धर्म का आईना दिखाकर महिलाओं को कहते हैं कि तुम घर में रहो। वो साध्वी धर्म का आईना दिखाकर महिलाओं को कहती हैं कि तुम्हारा काम है कि तुम 8 से 10 बच्चे पैदा करो और कोई तुम्हारे समाज में भूमिका नहीं है। ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कहते हैं कि जीन्स पहनने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बलात्कार होता है। जिस देश में एक 6 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल की महिला का बलात्कार हो, उसमें कपड़ों की क्या भूमिका हो सकती है? ये कुतर्क करते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं करते। ये चाहते हैं कि भावनाओं के उन्माद में जनता बहती रहे ताकि असली सवाल जो है, असली मुद्दे जो हैं वो हट जाए। मुझे याद है, मैं छत्तीसगढ़ में प्रचार के लिए जब गई थी, रमन सिंह तो खुद डॉक्टर थे, क्यों जनता ने उनको इतनी बुरी तरीके से हराया? उस प्रदेश की महिलाएं नसबंदी कराने के लिए गई, जमीन पे तड़प तड़प के मर गईं। उन माओं से आप पूछ कर देखिए एक बार, गोरखपुर के अस्पताल में जिनके बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिली और सैकड़ों बच्चों ने दम तोड़ दिया। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं सोचती हूं तो मैं कांप जाती हूं। क्या ये महिलाएं, ये माएं इस देश की नागरिक नहीं है? और सवाल मत पूछिएगा गलती से, क्योंकि सवाल पूछते ही कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। कौन हो तुम? औरंगजेब की औलाद हो, तुम्हें सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ये वो लोग हैं। तो मैं समझती हूं कि ये सवाल ही नहीं है, ये महिलाओं के प्रति कभी संजीदा नहीं रहे। और तो और आप दूसरी पार्टी या दूसरे आम नागरिक को तो भूल जाइए, इन्होंने तो सुषमा स्वराज को नहीं छोड़ा। किस तरीके से ट्रोल किया सोशल मीडिया पे, आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं आज। क्या क्या भद्दी टिप्पणियां अपने ही पार्टी की इतनी बड़ी नेता के बारे में लिखी। क्या उम्मीद करेंगे हम इनसे? कोई उम्मीद नहीं कर सकते।
नेहा जैन का सवाल। आज हमारे देश में हर आधे घंटे में एक महिला दुष्कर्म का शिकार हो रही है। इस विकृत मानसिकता को बदलने के लिए क्या किया जाए? देखिए, मैं समझती हूँ कि समाज और सरकार दोनों का योगदान होता है। जब निर्भया कांड हुआ तब भी मैंने ये बात कही थी, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने बहुत खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि आप तो सरकार में हैं, आप अपने सारी जिम्मेदारी का ठीकरा अब समाज के ऊपर फोड़ देंगे। पर बात यह है कि समाज और सरकार को समन्वय में काम करना पड़ता है। अब समाज को संदेश कौन देता है? समाज को संदेश देते हैं वो लोग जो बड़े बड़े सिंहासनों और गद्दियों पर बैठे हुए हैं। और वो संदेश कैसे जाता है? वो संदेश जाता है उनके बयानों से, उनके वक्तव्यों से, और वो जो काम कर रहे हैं उससे। तो निहाल चंद जैसा बलात्कारी जब कई सालों तक कैबिनेट मिनिस्टर बना रहता है, भगोड़ा होने के बावजूद मोदी उसे नहीं हटाते हैं, तो क्या संदेश जाता है? क्या संदेश जाएगा? ये संदेश जाएगा कि ये सरकार बलात्कारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बैठी है, ना कि महिलाओं का। जैसा मैंने कहा आपको, जब कुलदीप सेंगर के साथ पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़ी हो जाएगी, पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन खड़ा हो जाएगा, तो क्या संदेश जाएगा महिलाओं के लिए? हरियाणा में क्या होता है? जब मनोहर लाल खट्टर खुद ये बयान देते हैं कि कपड़ों की वजह से बलात्कार होता है, जब संस्कृति मंत्री देश के कहते हैं कि रात को बाहर निकलो तो अपनी इज्जत की तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, जब उप मुख्यमंत्री कहते हैं कश्मीर में कठुआ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कि ये छोटी मोटे, इतने बड़े देश में छोटे मोटे बलात्कार तो होते रहते हैं, इनको तूल नहीं देनी चाहिए, तो किसका मनोबल बढ़ता है? एक छोटे से मैं आपको घटना सुनाना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ कि एक अदालत लगी, जज साहब बैठे हुए थे, तो एक बहुत मोटा हवलदार एक बिल्कुल पतले दुबले चोर को लेकर हाजिर हुआ। तो जज साहब ने पूछा कि ये इतना पतला चोर, और हवलदार साहब आपकी तो सेहत इतनी ज़बरदस्त है, आपने इसे दौड़कर पकड़ा कैसे? तो हवलदार ने कहा, साहब पुलिस और प्रशासन का इकबाल काफ़ी होता है। वो भाग रहा था, मैंने कहा रुक पुलिस, वो वहीं रुक गया और मैंने उसे जाके पकड़ लिया। ये इकबाल टूट चुका है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। इस देश में लोगों का विश्वास कानून और प्रशासन से उठता जा रहा है, भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। मैं तो सलाम करती हूँ राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को। उन्होंने सोचा कि सती प्रथा खत्म हो सकती है। जो काम कानून नहीं कर पाया वो उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि समाज में आंदोलन की शुरुआत की उन्होंने। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, जो कि आज भी टेलीविजन डिबेट में बैठकर कहते हैं कि गाय के लिए इंसान की जान लेंगे, वो कोई महिला सशक्तिकरण का अभियान क्यों नहीं चलाते? क्यों दहेज प्रथा के खिलाफ नहीं बोलते? क्यों बाल विवाह के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाते? क्यों नहीं कहते कि हम हर उस आदमी को पकड़कर जेल में भिजवाएंगे जो कि अपनी ब्याहता पत्नी और बच्चों को छोड़ देता है? क्यों नहीं हर बलात्कार के बाद जाकर वहां पर आंदोलन करते और बलात्कारी को समाज में बहिष्कृत करने के लिए बोलते? क्योंकि ये ऐसा चाहते ही नहीं है। क्योंकि एक आदर्श समाज की, राम राज्य की इनकी परिकल्पना में महिलाएं नहीं हैं। ये जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते। सीता की जगह नहीं है इनकी परिकल्पना में। इन्हें सिर्फ राम चाहिए, और राम भी विकृत रूप में चाहिए। ऐसे राम चाहिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। ऐसे राम चाहिए जो रणभेदी की हुंकार ही देते रहते हैं हर वक्त। आप खुद सोचिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए 14 साल के लिए जिसने राजपाट छोड़ दिया हो, उसे सत्ता की सीढ़ी का माध्यम बनाते हैं ये लोग। क्या है रामराज की परिकल्पना? रामचरितमानस में लिखा है, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी न्याय और नीति के हिसाब से ऐसे संसार की कल्पना जहां पर हर व्यक्ति के बीच में प्यार और स्नेह हो, वो राम राज्य है। और ये जो वैमनस्य की, नफरत की, उन्माद की दीवारें खड़ी करते जा रहे हैं, और सिर्फ समाज में नहीं, घर के भीतर भी, महिलाओं के प्रति भी यही रवैया है इनका। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो कांग्रेस की विधवा,
आप सोच के देखिए, मैं समझती हूँ कि इस देश में जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है और उसके बाद वो संघर्ष करती हैं, अपना जीवन चलाती हैं, बच्चे पालती हैं, रिश्ते निभाती हैं, समाज की हर परंपरा को सर आंखों पर रखती हैं, हर उस नारी का अपमान मोदी जी ने किया है। तो ये इनके मन में ये है, यही इनका असली चरित्र है। यही मुखौटे कितने ओढ़ लें, कभी ना कभी वो हवा तेज चलती है ना, उड़ जाता है। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति दुष्कर्म अगर हटाने हैं समाज में, तो वो इकबाल सरकार को स्थापित करना होगा, दिखाना पड़ेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, पर वो इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं। So Rohit Dongra wants to ask, the BJP claims that triple talaq bill is promoting equality in women, in Muslim women. Do you agree with this sentiment? I think I've already answered this question. I don't think that it is a question of equality. I think it is a question of not creating more and more paper tigers. I think any law in this country should have teeth and claws. I think it should be productive, and it should be realistic, and it should provide more substantive justice and equality than just formal one. And if we look upon this entire scenario of this particular bill, I think it fails on many counts, and there are too many loopholes, especially with respect to making it a criminal offense and not defining what subsistence actually means. Okay, so Mukim Khan wants to ask, do you think the rise of crimes against women is related to the large percentage of sexual offenders in elected politics? Do you think the rise of crimes against women is related to the large percentage of sexual offenders in elected politics? I think this question moreover relates to criminalization of politics. देखिए, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर समस्या है, और कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये लगता है कि हमें और इस देश के सभी राजनीतिक दलों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीरियस ऑफेंडर्स ना तो टिकट पाएं और ना ही समाज के प्रतिनिधि बने। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि कहीं ना कहीं इससे मनोबल बढ़ता है अपराधियों का। उन्हें लगता है कि हम किसी तरीके से विनेबल सिचुएशन में आ जाएं तो हमारा कितना ही क्रिमिनल बैकग्राउंड क्यों ना हो, हमें टिकट मिलेगी और हम नेता बन जाएंगे। और फिर नेता वो इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि वो जनता की सेवा करें, मैं समझती हूँ इसलिए बनना चाहते हैं कि पहले तो अपने ही आगे एक सुरक्षा कवच बना लें, कि कहीं ना कहीं सत्ता को हासिल करने के बाद अपने आप को बचा पाएं। तो ये बात मुझे लगता है हर किसी पर लागू होती है, एंड देयर हैज़ टू बी अ लार्जर कंसेंसस ऑन दिस within the parties and also in the larger body politic of the country. एक ये सवाल बीच में मेरे ख्याल से छूट रहा है। अक्षय पूछ रहे हैं। अक्षय wants to ask, विश्व भर की संसदों में महिलाओं की संख्या के आधार पर हुए सर्वे में भारत 103वें नंबर पर है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में मात्र 12% महिलाएं हैं। संसद में महिलाओं की कम संख्या के लिए आप किन कारणों को जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, जहां तक कि मेरी जानकारी है, भारतीय संसद में कभी 10 या 11% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हुई ही नहीं आज तक। तो मैं इसे बड़ा ही निराशाजनक मानती हूँ, और इसमें बहुत सारे कारण हैं। देखिए, एक तो मुझे लगता है आज भी, हालांकि धीरे धीरे ये परसेप्शन चेंज हो रहा है, पर आज भी राजनीति को कोई बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। ये समझा जाता है, आप देखिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा चुटकुले बनते हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्नियों पर और नेताओं पर बनते हैं। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि नेता अपना स्वार्थ साधने के लिए राजनीति करते हैं और जनता के भलाई के लिए नहीं करते, और ऐसे किसी क्षेत्र में महिलाओं का जाना और ज़्यादा ही भयावह माना जाता है। मुझे याद है, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ रही थी, तो मुझे कहा जाता था कि इनका पोस्टर बहुत अच्छा आता है, ये देखने में अच्छी लगती हैं, इसलिए इनको चुनाव लड़ा दिया गया। तो मैं अपने कॉलेज की 5 साल टॉपर रही, मैं नेशनल लेवल डिबेटर रही, मैं बहुत राजनीति में सक्रिय रही, स्टूडेंट एक्टिविज्म में सक्रिय रही। वो सब इररेलेवेंट हो जाता है। एक छवि इस तरीके की बनाई जाती है कि सुंदर हैं इसलिए राजनीति कर रही हैं। फिर आप किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा करने लगते हैं तो महिलाओं के ऊपर जो दूसरा आरोप लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं उनके चरित्र से संबंधित होता है। वो सिर्फ राजनीति में नहीं है, हर जगह ही है। और तीसरा कारण मुझे लगता है, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर में आप देखिएगा कि आज भी
महिलाओं को लीडरशिप के रोल में एक्सेप्ट करना, एक बहुत लार्जर एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। इसलिए कोई कहेगा अरे फलाने की पत्नी है इसलिए जीत गई, अरे फलाने की बहन है इसलिए जीत गई, अरे कोई और कारण था। ये कहना कि एक महिला सक्षम है, एक महिला के अंदर वो नेतृत्व के सारे गुण हैं, प्रतिभा है, मेधा है, इसलिए वो जीती है, ऐसा मुझे लगता है समाज में टॉलरेंस और ज़्यादा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस और ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा कारण मुझे लगता है कि आजकल लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर एक जो सकारात्मक बदलाव आया, और ख़ासतौर से जब से राहुल गांधी जी का नेतृत्व हमें मिला है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आना चाहते हैं, बहुत सारी नई लड़कियां जुड़ना चाहती हैं। जब मैं NSUI में थी तो मैं हिमाचल की, महाराष्ट्र की, मैं बहुत सारे प्रदेशों की प्रभारी थी, हमें खोजना पड़ता था। हम जाते थे कॉलेजों में, हम बहुत भाषण देते थे, कहते थे नहीं आप जुड़िए राजनीति से, राजनीति से जुड़ेंगे तो आपकी आवाज़ तो बुलंद होगी, लड़कियों की आवाज़ भी बुलंद होगी, हमारे अधिकारों की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं देख रही हूँ कि लोग हमारे सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, खासतौर से तब से ये शुरू हुआ है जब से इंटरनल डेमोक्रेसी आई है। लोगों को लगता है कि आज आप सड़क पे जाके किसी से पूछिए कि आप राजनीति में अगर आना चाहते हैं तो क्या रास्ता है, कैसे आएंगे, किसी से भी पूछ के देखिए, नहीं मालूम है। अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आपको कैट का एग्ज़ाम देना है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपना मेडिकल टेस्ट दीजिए, आप इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं तो IIT जो भी होता है, JEE, वो एग्जामिनेशन दीजिए। नेता बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? राहुल जी वो क्लैरिटी लेकर आए, उन्होंने कहा आई विल ओपन द डोर्स। आप चुनाव लड़िए, पद लीजिए और राजनीतिक करियर बनाइए। एक लॉजिकल प्रोग्रेशन देखने को मिला, और जो भी हमारे संगठन से जुड़ता जाता है वो देखता है कि कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ विजन, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ यूथ कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस पार्टी में राहुल जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि इससे से ज़्यादा लड़कियाँ आज भी, जो अभी आप पूरे कमरे को नहीं देख सकते हैं, पर यहाँ पर अगर 4-5 लड़के बैठे हैं तो 3-4 लड़कियाँ भी हैं। 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, हम सब मिलकर काम करते हैं। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी, वो एक कंफर्ट लेवल, वो एक क्लैरिटी, ये सब कुछ सिस्टम में आ रही है। लेकिन इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने में, पर्कुलेट होने में, समाज में फैलने में मुझे लगता है समय ज़्यादा लगेगा। अंतिम कारण जो मुझे लगता है वो ये है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि महिलाओं को टिकट नहीं मिलती, टिकट मिलती है तो महिलाएं जीत नहीं पाती तो अगली बार फिर टिकट मिलने के चांस और ज़्यादा दूसरी महिलाओं के लिए भी कम हो जाते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल है। देखिए, एक महिला जो कि प्रोफेशनल होने के बारे में सोचती है, वो ये मानकर सोचती है कि उसे घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द होम and the world. It's a dual responsibility. It's a very important responsibility. और बहुत सी बार इन दोनों में आपको चूज़ करना पड़ता है। बहुत सी महिलाएं छोड़ भी देती हैं, ख़ास तौर से मैंने भी वो पीरियड देखा है आपकी मैटरनिटी का, जब तक बच्चा 1-2 साल का है। आप खुद चाहते हैं कि घर में ज़्यादा समय दे पाएँ। ऐसा 2 बार 3 बार समय आता ही है जीवन में। उसमें किसी भी प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स में ही नहीं, आप थोड़ा पिछड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें और सेंसिटिव बनाना पड़ेगा समाज को, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी कि महिलाएं और आसानी से काम कर सकें। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को अपना चुनावी मुद्दा बनाने वाले आज सारे सरकारी संस्थानों में क्रैश खोलने की बात नहीं करते। कोई नहीं सोचता कि आपकी आधी आबादी घर बैठती है कम से कम जीवन के 5 से 10 साल अपने घर को देखने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि 6 महीने 8 महीने की मैटरनिटी लीव के लिए इतना लड़ना पड़ता है। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि सैनिटरी पैड्स पर GST लगाया जाता है। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि अगर कोई कहता है कि 1 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए तो उसके ऊपर सबकी थ्योरियाँ खड़ी हो जाती हैं कि 1 दिन आप छुट्टी लेना चाहिए, आपको क्यों मिले। अब आप समानता की बात नहीं कर रहे हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, फॉर्मल इक्वालिटी, सब्सटैंटिव इक्वालिटी, बहुत फ़र्क है। बहुत सारे जीवन में बाधाएं होती हैं जिसके कारण महिलाएं प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, कोई भी और क्षेत्र हो, उसमें कई बार उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये समाज की भी जिम्मेदारी है। महिला और पुरुष समाज के 2 पहिए हैं। जब तक वो समान रूप से गतिवान नहीं होंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी।
ये मानना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये महिला बनाम पुरुष नहीं की लड़ाई नहीं है, इट्स नॉट मैन वर्सेस वुमन, ये महिला के साथ पुरुष की बात है। यानी महिला के साथ पुरुष के साथ महिला भी कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज़ से आवाज़ मिलाकर चल सके। और मुझे याद आता है कैफ़ी आज़मी ने इसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म लिखी है, उसका टाइटल है औरत। तो वो कहते हैं कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो आदमी ऐसा सोचे औरत के बारे में कि मेरे साथ चलना है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, तुम कैसे पीछे छूट सकती हो? और कुछ भी ना हो तो भी मैं पुरुष हूँ, तुम महिला हो, भगवान ने समान बनाया है, समान रूप से हमें आगे चलना है। और अगर ये बदलाव आएगा तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे महिलाओं के, राजनीति में नहीं, प्रोफेशनल फील्ड में। मैं एक सर्वे पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि दिल्ली में काम करने वाली महिलाओं की प्रतिशत सिर्फ 10 से 15 है, दिल्ली जो देश की राजधानी है। तो आप सोचिए कि हम 21वीं सदी में कैसे समाज में, कैसे सिस्टम में रह रहे हैं। बहुत सी बार जब ये रेप और इन सब की बात होती है, एक आर्टिकल में बहुत अच्छा पढ़ रही थी कि स्पेसेस ही नहीं है, रात उसमें था रिक्लेम द नाइट, औरतों के लिए रात है ही नहीं, पब्लिक स्पेस नहीं है, आप बाहर उतनी आज़ादी के साथ नहीं निकल सकते, निकलो तो लोग आपके चरित्र के बारे में सोचने लग जाते हैं पहले। ऐसा समाज है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि पनवाड़ी की दुकान के पास 5-6 लड़कियां बैठ गप्पे मार रही हों खड़े होके। एक लड़की अपने घर से निकलती है तो वो तफरी के लिए कब ज़्यादातर नहीं निकलती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है और फिर वापस आ रही होती है। सारे हुल्लड़ के त्यौहार में देखिए क्या महिलाओं की भागीदारी होती है। होली के दिन क्या महिलाएं वैसे बाहर निकल के मौज मस्ती कर सकती हैं जैसे लड़के कर रहे हैं? तो ये बड़े प्रश्न हैं, हमें अपने समाज में अपने आप से भी पूछना होगा। और सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि 33% आरक्षण मिले और कम से कम 33% सीटों पर तो महिलाएं आएं। साउथ अफ्रीका में 50% आरक्षण है और अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ 60% से ज़्यादा, मतलब माफ़ कीजिएगा, 60% से कम महिलाएं बैठती हों संसद में। तो हम कैसा देश समाज बनाना चाहते हैं, ये हमारे और हमारे नेताओं के हाथ में है। दानिश भारतीय जी का सवाल। रागनी जी, अभी हाल ही में आगरा में बच्ची को जला दिया गया और सरकार मौन रही है, कब तक बच्चियों पर इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे? देखिए, मुझे तो अब लगता है जब तक आप ये सरकार नहीं बदलेंगे ये अत्याचार तो होते ही रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की खासियत है, वो सिर्फ वही कहते हैं जो वो कहना चाहते हैं। जनता अगर उनसे सवाल पूछे, जनता अगर उन्हें कटघरे में खड़ा करे, जनता अगर उनके ऊपर आरोप की उंगली उठाए तो वो मौन हो जाते हैं। तो भाई मनमोहन सिंह जी के बारे में तो बहुत टिप्पणियां की, अब ये आगरा की बच्ची के मामले में वो मौनेंद्र मोदी बन गए हैं। बड़े शर्म की बात है। और कहते हैं कि खामोशी का मतलब हाँ होता है, चुप्पी में आपकी सहमति शामिल है। तो जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तब तक मैं समझती हूँ उसका आशय और तात्पर्य यही लगाना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं इस अपराध में सम्मिलित हैं, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद 2 लाइन ट्विटर पर नहीं लिख सकते, 2 शब्द नहीं कह सकते। और फिर वही बात आती है कि जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ठोस, तब तक मनोबल अपराधियों का बढ़ेगा, ना पीड़ितों का बढ़ेगा और ना ही समाज में और उन लोगों का बढ़ेगा जो कि ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। मनोज जी पूछ रहे हैं, रागिनी जी, मासूम बच्चियों के साथ जो घिनौना कृत्य करने वाले लोग हैं उन पर आपको लगता नहीं अलग कानून बनाए और उनकी सुनवाई के लिए अलग कोर्ट बनवाएं जिससे कि पीड़ित को न्याय जल्द मिले और समाज में सख्त मैसेज जाए? देखिए, ये मोदी जी के 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाएंगे। और अभी मैं समझती हूँ कुछ महीने पहले ही संसद में ये जवाब दिया MOS लॉ एंड जस्टिस ने
कि हम कहीं पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, असम, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि दम भरती है भारतीय जनता पार्टी। अब तो खैर कम हो गए कि हम 21 प्रदेशों में हमने सरकार बना ली, 282 कमल के फूल खिलवा लिए, लेकिन उसके बाद आपने किया क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट आप नहीं बना पाए। निर्भया फंड का 10% पैसा जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। मेनका गांधी जी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वो बार बार जब उनसे पूछा जाता है, खड़े होके कहती हैं हमारा सबसे पहला काम है कि हम सारे जो रेप विक्टिम्स हैं उनके लिए वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बनाएंगे। कितने वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बने हैं? अगर कोई चीज़ बनती है तो दिखाई देती है। मैं तो आपसे पूछती हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या एक भी ऐसा सेंटर आपने कहीं देखा है देश में, जहां आप रहते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, या कहीं सुना है आपने? तो जो फंड आपके पास हैं, जो प्रावधान आपके पास हैं, जो सारा सरकार का तंत्र आपके पास है, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीजें रुकेंगी कैसे, थमेंगी कैसे? संसद के पटल पर खड़े होकर आप अपनी विफलता के नमूने के बाद नमूने प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं हम बना पाए। तो अब ऐसे क्या किया? मैं समझती हूँ कि एक ही तरीका है, वो ये है कि 2019 में सरकार बदली जाए। इसके अलावा हमने पूरा 4 साल इस देश की महिलाओं ने, लड़कियों ने, बेटियों ने इंतजार करके देखा और उस इंतजार का कोई नतीजा सामने नहीं आया है। फैजल हुसैन wants to ask, if Congress comes in power, what changes can we see in the Maternity Benefit Act amendment? I think it's a very specific question that you have asked. इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। एक तो आई थिंक देयर शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड केयर लीव। जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको मिलता है, वो मुझे लगता है उसमें थोड़ा एक्सटेंशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जब बच्चे को माता या पिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर मुझे ये भी लगता है कि मैटरनिटी लीव को भी थोड़ा सा हमें और एक्सटेंड करना चाहिए। एक मैंने एग्जांपल आपको पहले ही दिया कि न सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, बल्कि कोशिश ये हो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी डे केयर सेंटर और क्रैचेस की सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके महिलाएं, उन्हें ज़्यादा लंबी मैटरनिटी लीव की ज़रूरत ना हो। और अगर हो भी तो भी मैं समझती हूँ कि एक ऐसा सेंटर, कई बार मैं जैसे ये अगर सुझाव देती हूँ तो लोग कहते हैं भाई एक इंस्टीट्यूट में ऐसा कैसे हो सकता है कि हर वक्त ही कोई ना कोई छोटा बच्चा हो या कोई प्रेग्नेंट महिला ही हो जिसके लिए कुछ। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में 1 लाख करोड़ रुपया कोई 23-24 लोग लेकर देश से बाहर चले जाते हैं। हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं में हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, पर एक क्रैश चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा, इस बात के ऊपर हमारे देश में आज मतलब ये चर्चा का विषय ही नहीं है। ये सुविधा कोई लोग सोचते ही नहीं है कि ये बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए। बहुत सी बार आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, बच्चों के मतलब दूध पिलाने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है। बच्चों के अगर आपको डायपर चेंज करना है या उसको थोड़ी देर के लिए चुप करा, कहीं आप अगर जो लोग बाहर नहीं गए हैं वो ये समझते ही नहीं है कि मैटरनिटी बेनिफिट के मामले में भारत अभी कितना पीछे है। बच्चों को सुविधा देना और बच्चों की माँओं को सुविधा देना, मैं समझती हूँ हर संवेदनशील देश और हर संवेदनशील सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। इसके ऊपर और विस्तार से मैं चर्चा अभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो ज़रूर विमेन ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे। हम बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। ये 2-4 सुझाव मैंने अपनी तरफ से बताए हैं, पर इसको हम बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही एक्सपेंसिव लेवल पर ले जाकर काम करना चाहेंगे। भोली तनवर का सवाल, देश भर में रेप के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। कई राज्यों ने तो रेप के दोषियों के लिए सजाए मौत का प्रावधान तक कर दिया गया है, लेकिन कानून सख्त करने के बावजूद रेप के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही। देखिए, मुझे लगता है ये अच्छा सवाल है और ये सवाल हर किसी के जहन में होता है। वो कहते हैं कि
पर्यावरण की संस्थाएं खोल देने से पर्यावरण में सुधार नहीं आ जाएगा। जेल खाने खोल देने से अपराध में कमी नहीं आ जाएगी। कानून बना देने से अपने आप उनका क्रियान्वयन नहीं हो जाएगा। इन सभी चीजों को बांधने के लिए सूत्रधार कौन है? वो सरकार है। हो सकता है आपको लगे कि मेरे जवाब थोड़े से रेपिटेटिव हैं, लेकिन यही सच्चाई है। अगर इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होंगे, अगर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कई कई दिन लग जाएंगे, अगर सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए वो चाहे कितना ही घिनौना कृत्य क्यों ना करे, संरक्षक के रूप में खड़ी हो जाएगी, अगर इंक्वायरी त्वरित नहीं होगी, अगर जस्टिस हमेशा डिलेड रहेगी, अगर विटनेस हॉस्टाइल होते रहेंगे क्योंकि केस चलते रहेंगे दसियों सालों तक, तो फिर सजा मिलेगी नहीं और अपराधों में कमी नहीं आएगी। तो मैं समझती हूँ कि ये पूरा सिस्टम है जिसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको ऊपर से नीचे तक बदलने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। Amit Yadav wants to ask, would Congress bring in some special schemes for the widows of the farmers who committed suicide in India? I think this is a very relevant question, and some sort of an assistance must be given to the widows of the farmers. I think the Congress party has already announced a lot many schemes. One of the most important one is of providing farmers with a pension. We have already, I mean, in our manifesto, we had promised that within 10 days of coming into power, we are going to waive all the loans, and we have done that. Second thing was about this pension, we are doing it. But Rahul ji, even day before yesterday when we were having a discussion with him, he was very clear about one fact, that loan waiver or pension is not the ultimate solution. But there have to be certain short-term measures and certain long-term measures. तो आप जब कर्जा माफ करते हैं तो वो त्वरित समाधान के लिए होता है, कि मतलब इतना परेशान है किसान कि उसको थोड़ी मदद इमीडिएटली चाहिए, एकदम चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी ने दी। उसके अलावा इरिगेशन की व्यवस्था बेहतर हो सके, 3 फेज की बिजली जो कि कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 8 घंटे मिल सके। खाद और डीएपी, हमने देखा राजस्थान में टोंक और धौलपुर में किस तरह से खाद की मांग करते हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। एमएसपी 50% स्वामीनाथन रिपोर्ट जो वादा किया था नहीं हुआ, उसके लिए मंदसौर में जब किसानों ने आवाज़ उठाई तो भाजपा सरकार ने गोली बरसाई। तो कांग्रेस पार्टी तो ये चाहती है कि किसानों की विधवा ही ना हो, किसान आत्महत्या ही ना करे। पर आपने जो सवाल पूछा है वो भी वाजिब है। अगर ना चाहते हुए भी ऐसा कोई काम होता है तो उन विधवाओं को समर्थन देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अंकेश यादव जी का सवाल, एनसीआरबी के मुताबिक साल 2016 में देश भर में महिलाओं के साथ रेप के कुल 38,947 मामले सामने आए। मतलब हर रोज औसतन 107 महिलाएं रेप का शिकार हुई। मोदी सरकार के लिए ये शर्मनाक बात है। इस पर आपकी टिप्पणी? अंकेश, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि देखिए, महिला सुरक्षा को एक तो हम आंकड़ों का मोहताज नहीं बनाना चाहिए, पर अगर आंकड़ों पर जाएं तो हालात बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं। मध्य प्रदेश रेप कैपिटल के नाम से जाना लगा था, और शिवराज सिंह कहते थे कि मैं मामा हूं। माँ यानी कि जो 2 माँ के समान होता है वो मामा होता है। और मामा के राज में 15 साल में 46,308 बलात्कार हुए। एनसीआरबी का ये आंकड़ा है। मैं वहाँ पर गई, एक हरपालपुर में मेरी बहुत बड़ी मीटिंग थी, तो वहाँ पर मैंने ये बात कही कि द्वापर युग में कंस शकुनी, कलयुग में शिवराज, अन्नदाता को मारे गोली, बहन बेटियों की लुटने दे लाज। तो ये बहुत बिल्कुल ठीक है। एनसीआरबी के आंकड़े जो दृश्य दिखा रहे हैं वो तो मैं कहूँगी वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सी महिलाएं तो केस लिखवाने तक, रपट लिखाने तक पहुंच ही नहीं पाती। बहुत सी जाती हैं तो वापस आ जाती हैं। बहुत से मामले रफा दफा करा दिए जाते हैं। तो आप सोच के देखिए कितना भयावह माहौल है। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑप्टिक्स आउटकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी नज़ारे नतीजों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो लीपा पोती बहुत अच्छी करते हैं,
वो कहेंगे उज्ज्वला स्कीम, चूल्हा है पर 947 रुपये का सिलेंडर खरीदने की हैसियत नहीं है, गैस नहीं है। शौचालय के मामले में अभी एक बहुत बड़े, वो कहेंगे शौचालय शौचालय और बहुत, ये 21% पैसा ये इस्तेमाल कर पाए स्वच्छ भारत का। उसमें भी अमरोहा में 21,000 टॉयलेट केवल कागजों पे पाए गए। जहां 8,000 रुपया दे भी दिया गया वहां पर पानी नहीं है, उनको स्टोर रूम की तरह बना दिया गया है। मुद्रा योजना में 5,000 रुपये का ये लोन दे रहे हैं। 5,000 रुपये में आप क्या व्यवसाय शुरू करेंगे? 2 करोड़ नौकरियों का सपना दिखाकर फिर कहते हैं कि पकौड़े तलो, पान के ठेले लगाओ और कुछ ना मिले तो नाले की गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर लो। तो ये ऐसे लोग हैं, आप इनकी बातों को गंभीरता से बिल्कुल मत लीजिए। और एनसीआरबी के आंकड़ों से ज़्यादा भयावह परिस्थिति है ये आप खुद स्वतः महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर अच्छे दिन आ गए होते तो लोग सवाल नहीं पूछ रहे होते। आज महंगाई की मार है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं पर बढ़ता जा रहा अत्याचार है, किसान लाचार है, संविधान के साथ हो रहा खिलवाड़ है और जवानों पर, सीमाओं पर हो रहा प्रहार है। ये देश की असलियत है। और जो सरदार पटेल की 181 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई है ना, तो सरदार पटेल दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंचाई से देखते हुए भी अच्छे दिन, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए देख नहीं पा रहे हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा अगर आप बद से बदतर नहीं बनाना चाहते हैं तो 2019 में सत्ता परिवर्तन करिए। So this last question from Mukesh Singh. Do you think Rahul Gandhi has the dedication and the vision to break down gender stereotypes and discrimination prevalent in India? Is he the most suitable for the post of the PM, for the India's PM? There is no doubt about this. मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको अपने व्यक्तिगत कुछ अनुभव बताना चाहूँगी। मैं जब NSUI में थी तब राहुल गांधी जी सक्रिय राजनीति में आए। हमारी पहली मीटिंग जब उनके साथ हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए 33% आरक्षण तो जब आएगा तब आएगा, कोशिश हम जरूर करेंगे, पर जब तक नहीं आएगा मैं सुनिश्चित करूंगा कि 33% भागीदारी संगठन में महिलाओं की हो और NSUI में ये आपको करके दिखाना है। तो NSUI के ऑफिस बेरर्स का मामला हो, यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स का मामला हो या कांग्रेस पार्टी में ही नए पदाधिकारी बनाने का मामला हो, लगातार महिलाओं को आगे लाने का काम राहुल जी करते रहे हैं। मैं तो समझती हूं कि मैं खुद उसका बहुत बड़ा उदाहरण हूं, इसलिए कि मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूं। मेरे पिताजी पत्रकार रहे हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नेहरू गांधी की पार्टी का मुझे प्रवक्ता बनाया जाएगा, और वही नहीं, मेरे जैसी पृष्ठभूमि की महिला को एक दिन कांग्रेस पार्टी का स्टार कैंपेनर बनाया जाएगा। मैं समझती हूँ हर सीढ़ी जो मैं चढ़ रही हूँ वो इसीलिए है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी और भागीदारी के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान हैं और प्रतिबद्ध हैं। और मैं समझती हूँ कि ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी एंड हु इज कमिटेड to the fact that gender justice should not remain a fragile myth, must be the Prime Minister of the country। और नरेंद्र मोदी जी तो कम से कम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मैंने लगातार उनके बारे में कई बातें आपको कहकर बताई। उनके जिस तरीके के वक्तव्य रहते हैं, चाहे वो सोनिया जी के बारे में हो, इंदिरा जी के बारे में हो या आम महिलाओं के बारे में हो। एक बार तो उन्होंने ये तक कहा था कि गुजरात की लड़कियां कुपोषित रहना चाहती हैं क्योंकि वो फैशन कॉन्शियस हैं। वो इस तरीके की बात करते हैं। उनके अपनी आप पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो भी आप ये सोच के देखिए कि अपनी माता जी के पैर छूने के लिए वो 50 फोटोग्राफर को लेकर जाते हैं। अपनी बूढ़ी माता जी को वो नोटबंदी के दौरान 90 साल की माँ को लाइन में खड़ा करते हैं। अपनी माँ को राजनीति में घसीटने वाले व्यक्ति हैं। यही नहीं, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, अपनी माँ को साथ नहीं रखा। प्रधानमंत्री रहे, उनकी माँ गुजरात में ही है। अपनी माँ के प्रति जो व्यक्ति संवेदनशील नहीं है वो इस देश की और महिलाओं के प्रति क्या संवेदनशील होगा। राहुल गांधी जी इज द बेस्ट चॉइस फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ जेंडर सेंसिटिव मैन। ही बिलीव्स इन नॉट जस्ट इन इक्वालिटी बट ऑल्सो ऑफ इक्विटी, and I think equity is more has to be prioritized। मैं समझती हूँ कि महिला सशक्तिकरण, समानता और सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी से अच्छा और कोई विकल्प नहीं है। आपने इतने धैर्य के साथ मेरी बात को सुना।
मुझे तो बहुत मज़ा आया इस चर्चा में। मैं यूथ कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे ये मौका दिया। आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप जुड़े। नमस्कार, जय हिंद।